कल मैंने आपको समझाया था, वेरियस फॉर्मूले भी बता दिए थे लीवरेज में। आज हम इसके करेंगे कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमें यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, सेल गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो माइनस करके आता है, या उसको ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब माइनस किया टैक्स तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब टैक्स माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमें याद करना ही करना है। ओके, अब सेल कितनी है हमारे पास 50,000 की, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कितना गिवन है 25,000, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा 25,000 का, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट 15,000, हमारे पास आ जाएगा ईबीआईटी, दैट इज 10,000। इंटरेस्ट माइनस किया 5,000, हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,000, हमारे पास टैक्स नहीं गिवन है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 5,000। ठीक है, अब फॉर्मूला पता है, दैट इज सी ओवर ईबीआईटी। सी ओवर ईबीआईटी, सी कितना है 25,000 डिवाइडेड बाई ईबीआईटी कितना है 10,000, कितना आएगा 2.5 टाइम। और फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी ओवर पीबीटी, दैट इज ईबीआईटी कितना है हमारे पास 10,000 ओवर 5,000, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। और हमें पता है कि कंबाइंड लीवरेज या कंपोजिट लीवरेज को हम क्या बोलते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे सपोज गिवन है सेल्स 10 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख और फिक्स कॉस्ट हमारे पास 2 लाख की है, और डेट गिवन है 5 लाख के, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर चार्ज करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट पीबीटी, देन माइनस टी, क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेल कितनी है हमारा 10 लाख माइनस 7 लाख, कितना आएगा 3 लाख, माइनस करोगे 2 लाख तो कितना आ गया ईबीआईटी 1 लाख, माइनस इंटरेस्ट 50,000 का, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000, और टैक्स नहीं गिवन है तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा 50,000। पुट द वैल्यूज। सबसे पहले है ऑपरेटिंग लीवरेज सी ओवर ईबीआईटी, सी कितना है 3 लाख ओवर ईबीआईटी कितना है 1 लाख, कितना आ जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, और फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी हमारे पास कितना 1 लाख का ना, डिवाइडेड बाई पीबीटी कितना निकला 50,000, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। अगर इसी का हमने कंपोजिट निकाला है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स 3 2 जा 6 टाइम्स हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट ईपीएस ऑफ मनी लिमिटेड एट अ हनी लिमिटेड। ठीक है, पहला केस है 20% अगर बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, दूसरा 10% बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन एसेट्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा। पहले जैसे यहाँ पे गिवन है तो मैं हनी लिमिटेड, एक गिवन है मनी लिमिटेड। हनी लिमिटेड का एसेट है 100 रुपीज़, ये लैक्स में है, और दूसरे का भी एसेट है 100 रुपीज़ का। ठीक है, इन लैक्स। डेट है 12% डिवेंचर्स, पहले वाले में नहीं है, उसने कोई डेट नहीं लिया, जबकि मनी लिमिटेड ने डेट लिया है, मीन्स डिवेंचर्स इशू किए हैं, उसके ऊपर कितने रुपए के 550 लैक्स के। ठीक है, इक्विटी शेयर 20 रुपीज़ ईच है, सॉरी 10 रुपीज़ ईच है, 100 लाख है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर हम 100 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो दैट कम्स 10। और मनी लिमिटेड में अगर हम 50 गिवन है, इन मैं अभी लैक कंसिडर नहीं करी, 50 मान के चलते हैं, तो फिर 10 रुपीज़ के हिसाब से कितने हो गए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5। ठीक है ना, अज्यूम कर रहा है 50% इनकम टैक्स है, और कहता है कमेंट करो फाइनेंशियल लीवरेज पे। हमें अर्निंग पर शेयर पता है। ठीक है, सबसे पहले हम हनी लिमिटेड और मनी लिमिटेड की कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अर्निंग पर शेयर मीन्स हमने कहाँ तक जाना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें रिटर्न गिवन है, दैट इज 20% गिवन है ना, बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स। तो 20% अगर हमें गिवन है तो 20% मीन्स कितना एसेट्स हैं 20% ऑफ 100, 20% अगर 100 का तो 20 हो गया। नेक्स्ट में हमें 10% गिवन है, मैंने दोनों केसेस इकट्ठे किए हैं, अगर 10% है तो वो भी कितना आ जाएगा फिर 10 आ जाएगा। और मनी लिमिटेड के केस में भी 20% है तो 20, और 10% के केस में वहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, इंटरेस्ट अगर उसमें से पहले वाले केस में उसने कोई डेट नहीं लिया तो उस पर इंटरेस्ट पे नहीं होगा, ना ही 20% के केस में, ना ही 10% के केस में। मनी लिमिटेड के केस में कितना आ जाएगा इंटरेस्ट 6, और 10% के केस में भी मनी लिमिटेड के अंदर आ जाता है, अगर 10% रिटर्न आ रहा है तो 6। ठीक है, इंटरेस्ट सेम ही होगा ना। और फिर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, एक में आएगा 20, एक में आएगा 10, एक में आएगा 14 और एक में आएगा 4। टैक्स माइनस करेंगे दैट इज 50%, 20 का 50%, 10, दूसरे का 5, एक का 7 और एक का
2, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, एक का मतलब हमारे पास हनी लिमिटेड का 10, दूसरे का उसी का ही 10% रिटर्न के हिसाब से 5, और 20% अगर मनी लिमिटेड का लेते हैं तो वो आता है 7, और 10% रिटर्न है तो उसके केस में आता है 2। EPS का क्या फॉर्मूला है, दैट इज अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं सपोज 100, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 10, ठीक है। लैक्स कंसीडर नहीं किया उसने सिर्फ लाख लिख दिया है। अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, पहले का 10 डिवाइड बाय 10 इट कम्स 1, 5 डिवाइड बाय 10 0.5, 7 डिवाइड बाय 5 1.4, और 2 डिवाइड बाय 5 इट कम्स 0.4। इसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मनी लिमिटेड है उसका अगर 20% रिटर्न अगर कंसिडर करते हैं तो उसका हिसाब से अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही, 1.4 एज कम्पेयर टू 1। मीन्स हनी लिमिटेड के कंपैरिजन में मनी लिमिटेड का जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, जो अर्निंग पर शेयर आ रही है 20% रेट ऑफ रिटर्न पे, वो कितनी आ रही है, 1.4। मीन्स यहाँ पे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसका मतलब उसने यहाँ पे क्या इशू करवाए हुए हैं हमारे, उसने इशू किए हुए अपने डेट्स लिए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना, उसने 50 के डेट लिए जबकि हनी लिमिटेड ने डेट्स नहीं लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट के केस में है कमेंट्स का है यहाँ पे, है ना, कमेंट्स में मैंने 20% का बता दिया आपको। नेक्स्ट है 10%। 10% के केस में यहाँ पे मनी लिमिटेड के आ गई, यहाँ पे उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.4, जबकि दूसरे का कितना आ रहा है, 0.5। 0.5 मीन्स उसका ज़्यादा आ रहा है हनी का। यहाँ 0.4 क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे उसका फिक्स्ड जो उसने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ा ना ऑफ ₹6, ठीक है, जबकि यहाँ पे हनी को ये खर्चा यहाँ पे नहीं पड़ा। तो फिर हम यहाँ क्या बोलेंगे, देयर इज एट द 10% इंटरेस्ट at the 10% rate of return there is a negative impact of leverage because of higher cost of debt as compared to the rate of return। उतना इसको रिटर्न नहीं आया जितना उसको क्या हो गया, खर्चा पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक्स कंपनी है, ब्रेक इवन पॉइंट उसके पास गिवन थे 2000 यूनिट्स, सेल प्राइस उसका जो पर यूनिट था दैट वाज 14, वेरिएबल कॉस्ट था उसका ₹9 पर यूनिट। कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स। हमने जो डिग्री, एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हें 2 साल के प्रॉफिट या 2 साल के सेल, या अगर तुम्हें सेल का कंपैरिजन दिया हुआ है तो उसमें हमने डिग्री निकालनी है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम या डिक्रीज हुआ है। What do you infer from the degree of operating leverage at sales volume of 2500 and 3000 units and their differences? अगर हैं तो बताओ क्यों हैं, and if any है, ठीक है, तो बताना है हमने क्यों, क्या उनके इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट वॉज गिवन, तो ब्रेक भी जो गिवन है ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज इन यहाँ पे यूनिट्स में गिवन है, तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसके बराबर होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 2000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट रिलेटेड एज्यूम भी एक्स ओवर 14 माइनस 9 इट कम्स, कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ठीक है। EBIT यहाँ पे गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है, सेल वॉज गिवन 14 और वेरिएबल कॉस्ट है 9, तो कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन 5। 2500 यूनिट्स अगर पर यूनिट से इंटू करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। 2500 पे टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 14 इंटू 2500 कितनी अमाउंट आ गई, ₹35,000 का सेल हुआ। 22,500 का हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन 12,500 माइनस करो फिक्स कॉस्ट 10,000, तो हमारे पास कितना आ गया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,000, ठीक है। दूसरी साइड भी हमें गिवन है, 3000 यूनिट्स पे 42,000 माइनस 27,000, ये आ जाएगा 15,000, माइनस करेंगे 10,000 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5,000, ठीक है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है, हमें पहले हो रहा है 2000 से, दूसरे पे हमें आ रहा है कितने से, 5,000। लेकिन हमने जब ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला तो हमारे उसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से 2500 यूनिट्स पे हम ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ गया, 5 टाइम्स, और दूसरे पे हमारे आ रहा है जो हमारे 3000 यूनिट्स उसके हिसाब से आ रहा है 3 टाइम्स। इट मीन्स अगर हमारा सेल्स 2500 यूनिट्स होता है तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, 5 टाइम्स। अगर हमारे पास 3000 यूनिट्स है तो उसका ऑपरेटिंग
प्रॉफिट के ऊपर या उसके डिग्री ऑफ लीवरेज कितने टाइम्स का इफेक्ट पर डालेगी, 3 टाइम्स का। ठीक है, इसका इन्फ्रेंस है, कहता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ 2500 यूनिट इज मोर देन 3000 यूनिट्स। उस पर कितना आ रहा है, 5 टाइम्स ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट डालेगी, है ना, और उस पर कितना डालेगी, सिर्फ 3000। यहाँ पे एवरी इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। पहले वाले जो हमारे पास 2500 यूनिट्स हैं उसके ऊपर कहता है अगर हमारे पास अगर कुछ भी हम 1% भी अगर हम चेंज करते हैं सेल्स में तो वो कितने टाइम्स का इफेक्ट डाल रही है, 5 टाइम्स का। ठीक है, हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो उसका में हमारे पास वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है, अगर हम 2500 से 3000 लेके जा रहे हैं तो 500 यूनिट्स बढ़ रहे हैं। 500 के हिसाब से अगर 5 टाइम इंक्रीज करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि 5 टाइम्स लीवरेज निकली है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 प्रॉफिट विल इंक्रीज। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारा सेल्स वॉल्यूम है एट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 3000 यूनिट्स, डिग्री ऑफ जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है वो सिर्फ कितना आ रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है, इट मीन्स दैट एवरी इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा वो कितने से इंक्रीज होगा, सिर्फ 3 टाइम्स ओनली। दैट इज 500 से इंक्रीज हो रहा है ना हमारा यूनिट। 3000 माइनस 2500 इंटू 3 करेंगे तो हमारा सिर्फ कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, ओनली 1500 प्रॉफिट विल इंक्रीज। इट मीन्स हमारा पास जो इफेक्ट डल रहा है वो 5 टाइम्स ज़्यादा डल रहा है एज कम्पेयर टू 3 टाइम्स का। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कि हमने ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी है अपने एसेट्स के ऊपर कि हमें उसके ऊपर रिटर्न, हमारी नेचुरली अगर एसेट पे इन्वेस्टमेंट करनी तो हमने डेट फाइनेंस करना है, वो हमारी हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट पड़ जाता है। लेकिन कहता है फाइनेंशियल कॉस्ट भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास प्रॉफिट रिटर्न कम हो जाए। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर हम अपना फाइनेंशियल कॉस्ट या फाइनेंशियल अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे फ्रॉम डेट तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर या जो रिटर्न टू शेयर होल्डर्स है वो इंक्रीज नहीं होगा। इट मीन्स टू इंक्रीज द रिटर्न टू द शेयर होल्डर हमें डेट इशू या डेट के ऊपर डिपेंड होना ही होना पड़ना है। ठीक है, थैंक यू।